नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। ये जो प्रश्न पत्र आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन 12th के बेसिस पर ली जाती है, BLED। ये 4 साल का कोर्स होता है। जैसा मैंने आपको टीचिंग जॉब से संबंधित एक वीडियो बनाया है, जिसमें सारे टीचिंग्स के जो जॉब होते हैं या जो कैरियर ऑप्शंस होते हैं, कब आप शुरू कर सकते हैं उसे, उस वीडियो में मैंने इसका जिक्र भी किया है। ये काफ़ी अच्छा कोर्स होता है और स्पेशली ये लड़कियों के लिए ही होता है केवल। इसमें जो है बॉयज़ एडमिशन नहीं ले सकते। तो ये CIE के द्वारा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट है CIE, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, उसके द्वारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट की जाती है 12th बेसिस पे। और ये 4 वर्षीय कोर्स है। इसका सिलेबस अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये बड़ी मुश्किल से मुझे मिला है। एक पिछले साल एक लड़की ने एंट्रेंस दिया था, तो उससे मैंने इसे लेकर फोटोकॉपी कराया था। उसी का ये प्रश्न पत्र है। इसे डालने का मेन मकसद ये था कि ये प्रश्न पत्र जल्दी मिलता नहीं है और बहुत से लोगों का रिक्वेस्ट भी आया है, कमेंट लगातार मुझे मिला है। मैं नाम नहीं रख सकता, आप कमेंट में देखेंगे तो लगातार आपको मिलेगा। तो मैंने जो है इसका प्रश्न पत्र सोचा कि इसको ऑनलाइन ही डाल देता हूँ, काफ़ी सारे लोगों को देखने को मिल जाएगा। BED एंट्रेंस भी अगर आप दे रहे हैं तो इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा प्रश्न पत्र है, पूरा वीडियो देखें और क्वेश्चन को अच्छे से समझें। काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड के प्रश्न पत्र हैं इसमें, इसे अच्छे से देखें और सॉल्व करने की कोशिश भी करें। ये आपको BED एंट्रेंस में भी काम आएगा। और जो आपके रिलेटिव या जो भी लड़कियां इस साल 12th कर रही हैं, उन्हें ये एंट्रेंस देना चाहिए। काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम होता है, बहुत ही अच्छा कोर्स है। 12th बेसिस पे आपको 4 साल में ये JBT की डिग्री भी देगी और उसके बाद आपका ग्रेजुएशन भी हो जाता है, दोनों साथ साथ हो जाता है। और इसके बाद आप M.Ed करके डायरेक्ट जो है प्रोफेसर के लिए जो है एलिजिबल हो जाती है नेट निकाल के। तो ये काफ़ी अच्छा कोर्स होता है। ठीक है, हम शुरू करते हैं। इसमें जो सिलेबस है वो इस तरह से है कि इसमें टोटल 100 प्रश्न पत्र होंगे। टोटल 100 प्रश्न पत्रों में सिलेबस जो है 100 प्रश्न पत्रों का होगा। इसमें 40 नंबर का आपका लैंग्वेज होगा, जिसमें कि हिंदी इंग्लिश 20-20 का होगा। 20 नंबर का आपका गणित होगा, 20 नंबर का साइंस होगा और 20 नंबर का सामाजिक विज्ञान होगा। जैसा मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसका फर्स्ट पेज मुझे नहीं मिल पाया था तो यहाँ मैंने लिख दिया है। और ये BLED है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें देख रहे होंगे कि कम्प्रीहेंशन से इन्होंने शुरू किया है। जो भाषा वाला सेक्शन है उसमें इन्होंने कम्प्रीहेंशन से शुरू किया है। तो ये पैराग्राफ पढ़ना होता है और पैराग्राफ पढ़ने के बाद जो है कम्प्रीहेंशन को सोल्व करना होता है। चलिए, इसमें मैं कुछ सजेशंस आपको दूंगा कि कम्प्रीहेंशन कैसे सोल्व करते हैं। देखिए, कम्प्रीहेंशन सोल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप पहले प्रश्न को पढ़ लें। जैसे पहला क्वेश्चन है, घनचक्रों का तटस्थ मुआयना, इस वाक्यांश का क्या अर्थ है। तो जब आप इसे पढ़ रहे हैं तो उसका क्या करना है कि जहाँ पे घनचक्रों की तटस्थता का मुआयना शब्द यूज किया गया है वहाँ पे ध्यान दें। जैसे इसमें जो है यहाँ पे जिक्र किया गया है, तो जब इसे अंडरलाइन कर ले और फिर जो है ऑप्शन को पढ़ें और इस पैराग्राफ को पढ़ें, आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। तो पहले जो है क्या करना है कि पहले प्रश्नों को पढ़ लेना है, उसके बाद जो है पैराग्राफ को पढ़िए। इससे होता क्या है कि पैराग्राफ में जहाँ जहाँ उस प्रश्न का हिस्सा है उसे आप अंडरलाइन कर लें और फिर जो है उसे सोल्व करने की कोशिश करें। फिर पैराग्राफ पढ़ के सोल्व करेंगे तो तुरंत जो है आपका प्रश्न सोल्व हो जाएगा। काफ़ी आसान हो जाता है ऐसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पैराग्राफ से टोटल जो है 3 प्रश्न है इस पैराग्राफ से, 1, 2 और ये 3। ठीक है, इन तीनों को देख ले, पैराग्राफ को आप सोल्व करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा पैराग्राफ है 4 से 10 क्वेश्चन के लिए, मतलब टोटल 6 प्रश्नों के लिए। ठीक है,
ये भी वैसे ही सॉल्व करना है जैसे मैंने बोला है कि पहले आप प्रश्नों को पढ़ें फिर पैराग्राफ को पढ़ें, तो आपको जहाँ जहाँ वो हिस्सा मिलेगा अंडरलाइन कर लें। ठीक है, इसे आप सॉल्व कीजिए पूरे को। इसका एक्चुअली ऑफिशियल आंसर की नहीं डाला जाता है, नहीं डालते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले, तो इसको जो है आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये इंग्लिश का पैराग्राफ है, सेम हिंदी की तरह ये भी है और वैसे ही आपको यूज करना होगा। इसकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, ये भी पैराग्राफ से ही है, 16 से लेकर 20 तक, मतलब लगातार ये पैराग्राफ ही पूछते हैं, आपको पैराग्राफ पढ़कर कंप्रिहेंशन सॉल्व करना होता है। ये थोड़ा सा ग्रामेटिकल है, इसमें जो है गलत विकल्पों का चयन करना। ये झूठा सच एक रचना है यशपाल की, हिंदी में काफ़ी जाने माने विद्वान है यशपाल, काफ़ी सारे उपन्यासों को भी लिखा है, जैसे दिव्या इनका बहुत फेमस उपन्यास है। तो ये हिंदी के काफ़ी बड़े स्कॉलर हैं, तो इनकी जो है ये रचना का हिस्सा लिया गया है 21 से 25 नंबर तक के लिए, और उसी को जो है उसी से संबंधित ये प्रश्न दिए गए हैं और आपको फिर से पैराग्राफ को पढ़ना है और उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं नीचे दी गई हैं उनको सोल्व करना है। ठीक है, उसके बाद है 26 से 30 में आपको जो है खाली जगह को भरना है। 28 के लिए जो इनमें से कौन सा शब्द का चयन सबसे बेहतर होगा, इन 4 विकल्प दिए गए हैं। 26 के लिए दिए गए, ठीक है, 30 के लिए दिए गए हैं, तो यहाँ से जो है आपको विकल्प लेना है। इन्होंने अल्टरनेटिव कर दिया, जैसे 26 को देखिए इन्होंने लास्ट में रखा है, आप 26 देखिए यहाँ पे दिया है इन्होंने, 29 को यहाँ दे दिया, 28 से इन्होंने शुरू किया है, तो वो देखकर आप जब भी मान लीजिए 28 के लिए पढ़ना है तो यहाँ पे कौन सा शब्द सबसे बेहतर होगा इसमें से, तो उसे आपको फिट करना होता है। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश में भी इन्होंने एक पैराग्राफ दिया है और उसे सोल्व करने के लिए दिया है, और फिर एक फिल इन द ब्लैंक्स भी होगा इंग्लिश में भी। देखिए यहाँ पे एक फिल इन द ब्लैंक्स भी है, यहाँ से जो है एक वर्ड जो है लेना है जो कि मान लीजिए जैसे 36 है, तो इसके लिए कौन सा वर्ड सबसे बेहतर होगा यहाँ पे फुलफिल करने के लिए। तो बेसिकली काफ़ी आसान प्रश्न पत्र है ये, आपको जो है बस प्रैक्टिस करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करेंगे तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगी, और थोड़ा सा कूल होकर एग्जाम में इसे सोल्व करें। ठीक है, 36, 37, 38, 39 और 40 ये हो गए, ये पैराग्राफ कंप्लीट। अब देखिए 40 से इन्होंने मैथमेटिक्स शुरू किया है, और मैथमेटिक्स में काफ़ी फंडामेंटल्स 10वीं तक का आपको मैथमेटिक्स पढ़ना होता है। जो बेसिक है, ट्रिकोनोमेट्री है या जो रेशियो सिस्टम है, एवरेज है, स्क्वायर है, ये सबको करके जाना होता है आपको। देखिए वो उसी से ज़्यादा रेशियो, उसके बाद जो है ये ट्रिगोनोमेट्री का है। ओके, आगे बढ़ते हैं 42, ये भी जो है काफ़ी बेसिक है, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी द्विघातीय समीकरण से संबंधित क्वेश्चन है। और हिंदी और इंग्लिश ये लगातार एक साथ देते हैं, ये अच्छी बात है कि आप जो अगर हिंदी में कोई शब्द आपको समझ नहीं आ रहा है तो उसका इंग्लिश वर्जन वहीं पे पढ़ लें। ठीक है, चलिए त्रिभुज, ये ट्रिगोनोमेट्री से ज़्यादा प्रश्न पूछ रहे हैं। ओके, ये है 45 नंबर है प्रोबेबिलिटी से, ये भी मैथमेटिक्स का काफ़ी बेसिक होता है। प्रोबेबिलिटी से 45 नंबर है, ट्रिगोनोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, रेशियो, एवरेज, परसेंटेज, ये सब जरूर कर लें, यहीं से ज़्यादा वो प्रश्न बना रहे हैं। ये नंबर सिस्टम से है। ठीक है, ये भी नंबर सिस्टम है। ये फिर ट्रिगोनोमेट्री आ गया, समीकरण बनाना है। ओके, उसके बाद 50 नंबर फिर ट्रिगोनोमेट्री है। ज़्यादातर प्रश्न ट्रिगोनोमेट्री, देखिए 52 रेशियो है और 53 आपका जो है ये फिर ट्रिगोनोमेट्री है, वर्गाकार आकृति का जो है भुजा निकालना है। ओके,
हाँ, ये ट्रिगोनोमेट्री ये भी है 55। ये HCF LCF भी कर ले। यहाँ से देखिए 58 नंबर में HCF पूछा गया है, ठीक है, महत्तम जिसे बोलते हैं हिंदी में। HCF LCF ये सब कर ले, ये काफ़ी आसान होते हैं। एक बार आप बेसिक मैथमेटिक्स से गुजर लें और ट्रिगोनोमेट्री अच्छा से करें। देखिए 59 फिर से ट्रिगोनोमेट्री, ज़्यादातर इन्होंने ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक प्रश्न पूछा है। चलिए अब आते हैं हम सब्जेक्ट। जैसे मैंने सिलेबस में भी बताया था कि 1 से 40 लैंग्वेज, 41 से 60 मैथमेटिक्स और 61 से 80 साइंस और 81 से 100 सोशल साइंस। तो आपको सारे प्रश्न पत्र पढ़ने होते हैं क्योंकि ये बेसिक टीचर के लिए होता है जो 1 to 5 पढ़ाता है। तो आपको सारे विषय आने चाहिए। तो 10वीं लेवल तक का अगर आप अच्छे से करके जाते हैं, जो आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है उसे आप बहुत अच्छे से कर ले, और जो आपका वीक सेक्शन है इनमें से उसे आप एवरेज भी करके जाते हैं तो आप बाजी आराम से मार लेते हैं। और काफ़ी अच्छी सीट होती है 300-400 के आसपास, तो आराम से हो जाएगा। 61 से 80 में है साइंस के फंडामेंटल्स हैं, धातु से संबंधित है, धातु श्रृंखला। और ये देखिए जैसे 63 है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कॉमन सेंस से रिलेटेड है। ये साइंस है लेकिन बहुत कॉमन सेंस है। राहुल की माँ गांव में रहती है, उन्होंने राहुल को कच्चे आमों से भरी एक टोकरी भेजी। राहुल सभी आमों का उपयोग नहीं कर सका। उन आमों का भविष्य में उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का इस्तेमाल उसके परीक्षण। मतलब बेसिकली ये पूछ रहा है कि अचार बनाने के लिए हम कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं, कि अगर किसी फल को जो है हम आमों को अचार के रूप में संरक्षित करते हैं तो उसमें से उसके लिए हम कौन सी प्रक्रिया। तो इसका किण्वन आंसर होगा। ये काफ़ी आसान है। हाँ, किण्वन ही होना चाहिए, एक बार देख लीजिएगा इसे। बी 63 का बी होना चाहिए। और 62 भी है, काफ़ी ये भी आसान है। तांबा कॉपर सल्फेट से रिलेटेड है। जलीय घोल को संग्रहित करने के लिए उनमें से कौन सा कंटेनर प्रयोग किया गया है, ठीक है, ओके। उसके बाद जो है 64 ये दर्पण से रिलेटेड है। ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। ये 7th 8th का आप जब साइंस की किताब पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठोस कणों का गुणधर्म जल के अंदर उनके अवसादन के लिए उत्तरदायी होते हैं। काफ़ी आसान है। CNG पूछा है। देखिए गुलाब जैसे 67 गुलाब जैसे निर्बीज पौधे को किस प्रकार आसानी से संचरित। सारे बेसिक क्वेश्चन हैं। केवल आप जो है 10th तक का अगर साइंस करके अच्छे से चले जाते हैं, मैथमेटिक्स करके चले जाते हैं, कंप्रिहेंशन तो काफ़ी आसान है, तो आप बड़े आराम से अगर 70-75 नंबर तक कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो है फिजिक्स है और pH मान से संबंधित है, ओके। केमिस्ट्री, वाष्पीकरण के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धात्विक ऑक्साइड में धातु का संयोजन 1 के बराबर होता है, ठीक है। ये फंडामेंटल से 73 जानवरों के बाल में रोए उन्हें गर्म रखते हैं, ठीक है, ओके। ये 8th क्लास की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अगर आप किताब पढ़ते हैं पुरानी NCERT तो उसमें ये मिल जाता है। उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन में एक बार CDS में भी आया है जो UPSC के द्वारा कंडक्ट की जाती है। वो उसमें था कि अगर मिट्टी की दीवार है तो उसमें क्यों जो है ना अधिक गर्मी लगती है ना अधिक सर्दी लगती है, तो उसी से रिलेटेड ये भी है 73। कुछ वैसा ही प्रश्न है, बस तरीका उन्होंने अलग कर दिया है। 74 किसमिस पानी के स्थान पर, यह वह मिसमिस पानी के स्थान पे चीनी के सांद्र घोल में डालना क्या होता है, ठीक है। किशमिशों के आकार में बदलाव का क्या कारण है। फूलने के बाद जो उनके साइज में परिवर्तन आता है उससे रिलेटेड है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ये हो गया आपका 80 तक का।
साइंस। अब यहाँ से जो है जैसे चुंबक वगैरह है 79, ये काफ़ी फंडामेंटल्स हैं, तो एक बार साइंस बहुत अच्छे से कर लें। ठीक है, अब आते हैं हम सोशल साइंस में। सोशल साइंस 81 से शुरू हो रहा है। कैलीग्राफी क्या है, मतलब किस प्रक्रिया को कैलीग्राफी कहते हैं। ये देखिए इसका जो है जैसे 82 कर रहे हैं, मान लीजिए निम्न तथ्यों में से हिमालय पर्वत श्रेणी के संदर्भ में ध्यान से पढ़ें। ठीक है, ये भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। गलत है, क्योंकि अरावली सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। ठीक है, दूसरा, पूरब से पश्चिम की ओर इसकी चौड़ाई घटती जाती है। पूरब से पश्चिम की ओर का मतलब है असम से अगर हम शुरू करते हैं, अरुणाचल असम से, तो हम अगर हिमाचल प्रदेश की तरफ बढ़ते हैं, जैसे ऐसे प्रश्न होंगे ना तो पहले मैप बनाइएगा। जैसे इसको मैंने सोल्व करने के लिए मैप बनाया है, यहाँ पे देखिए छोटा सा। तो ऐसे प्रश्नों को मैप बनाइएगा, उसके बाद सोल्व कीजिएगा ज्योग्राफी के जो प्रश्न होते हैं। तो इसमें जैसे है पूरब से पश्चिम की ओर इसकी चौड़ाई घटती जाती है, तो नहीं, उल्टा बोल रहा है। जैसे उत्तर में आप देखिए, यहाँ पे जैसे पश्चिम है ना, जम्मू कश्मीर से लेकर आप उत्तराखंड तक देखिए कितनी लंबी जो है इसकी चौड़ाई है, कितनी लंबाई और कितनी ज़्यादा चौड़ाई है। और अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी पतला है। जब भी आप मैप देखिएगा इंडिया का, तो उसमें अगर फिजिकल मैप देख रहे हैं आप, तो उसका डार्कनेस देखिएगा, किसका डार्कनेस ज़्यादा है। डार्कनेस, जो मैप की डार्कनेस होती है उसके हाइट को शो करती है। तो ये गलत है बिल्कुल। दूसरा भी गलत है। तीसरा, यह उत्तरी, सबसे उत्तरी श्रेणी को हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। तो हिमालय के 3 पर्वत रेंज हैं, तो हिमाद्री, बिल्कुल हिमाद्री या महान हिमालय सबसे उत्तरी श्रेणी है। उसके बाद मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय आता है, और तीसरा जो आता है शिवालिक आता है। तो ये तीसरा ऑप्शन सही है। देखिए चौथा है माउंट आबू हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित एक पर्यटक स्थल है। नहीं, ये गलत है। माउंट आबू कहाँ है, राजस्थान में, तो राजस्थान में अरावली रेंज है ना कि हिमालय, तो इसलिए चौथा भी गलत है। तो तीसरा इसका राइट आंसर है। तो ऐसे प्रश्न होंगे, बिल्कुल फंडामेंटल्स हैं, आपको बड़े आराम से जो है इसको सोल्व करना होता है। हाँ, ये जैसे है 83, मैंग्रोव वन किस नदी के डेल्टा क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं। देखिए काफ़ी आसान है। गंगा देखिए, मैंग्रोव पहले होता क्या है, मैं इसको थोड़ा सा बता दूं। मैंग्रोव वन वहीं होता है जैसे जहाँ पे कोई नदी का लास्ट हो रहा है, वो समुद्र में मिल रहा होता है। लेकिन शर्त ये है कि ढलान जो है बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तुरंत जो है नदी का जो अंतिम स्थिति का जल है वो तुरंत नहीं गिरे समुद्र में, वो धीरे धीरे जो है स्लो हो जाए, और वहाँ पे जो है नदी के द्वारा जो मात्रा में सामान, जिस मात्रा में सामान लाई गई है, वो वहाँ पे इकट्ठा कर दिया जाए। उसके बाद क्या होता है, जो उनके साथ उपजाऊ मिट्टी लाई होती है, वहाँ पे एक वन का डेवलपमेंट होता है, एक फॉरेस्ट बनती है, जो कि समुद्रिक विशेषताओं और जो नदी के द्वारा विशेषताएं लाई गई हैं, उन सभी को अपने आप में समायोजित करके एक विस्तार करे। तो गंगा जो है बिल्कुल होगा, डेल्टा क्षेत्र है, क्योंकि ये बांग्लादेश के बाद जो है वहीं पे बंगाल की खाड़ी में मिलती है, तो ये बिल्कुल है, यहाँ पे होती है। कृष्णा पे भी होगी, क्योंकि ये आंध्रा तट वगैरह पे जो है वहीं से बंगाल की खाड़ी में मिलती है। गोदावरी भी वहीं पे मिलती है, तो इसमें भी होगा। नर्मदा नहीं होगा, क्योंकि नर्मदा जो है पश्चिमी तट पे, भारत के जो है गुजरात के क्षेत्रों में, वहाँ से जो है वहाँ पे स्लोप काफ़ी तीव्र है, वहाँ पे नदी अपनी मिट्टी जमा नहीं कर पाती हैं, तो वहाँ पे स्लोप काफ़ी तेज है, तो वहाँ पे नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर नर्मदा है। जैसे ये देखिए 84, कौन सा अब मौलिक अधिकार नहीं है। तो ये बीएड वाले प्रश्न पत्र में भी हमने किया था कि संपत्ति का अधिकार नहीं है। इसे 51-52 में जो है 50-51 में संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसे कानूनी एवं वैधानिक अधिकार दे दिया गया, जो अब मौलिक अधिकार नहीं है। पहले मूल संविधान में था, लेकिन इसे हटा दिया गया है। ठीक है। 85 में निर्वाचन आयोग राजनीतिक दल, आसान है। केंद्रीय शिखर गुंबद जैसी संरचना धाराएं विविध दिशाओं में प्रवाहित करती है, ये भी काफ़ी आसान है। 87 में मिट्टियों की विशेषताओं के संदर्भ में पूछा गया है। 88 दूसरा सब, ये भी काफ़ी आसान है। वैसे इसका आंसर बी है, शिव समुद्रम।
ये तमिलनाडु में है शिव समुद्रम। ये जल विद्युत के लिए भी प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। झरना तो है ही, जल विद्युत के लिए भी शिव समुद्रम प्रसिद्ध है। आर्थिक गतिविधियों को सार्वजनिक एवं निजी सेक्टर में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? इकोनॉमिक्स का काफ़ी बेसिक है। चलिए, हाँ, ये है 90 विकासशील देशों में श्रमिक समुदाय का ज़्यादातर किस हिस्से में है? ठीक है, रोजगार की जो वहाँ पे स्थिति है, किसमें ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे? ओके, गरीबी रेखा का आकलन, ये संवैधानिक बेसिक है। संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक मूल्य एक नागरिक की गरिमा, एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करता है? तो ये तो सभी है, लेकिन अगर इसमें से अगर किसी एक को काटना पड़े तो न्याय ठीक है, स्वतंत्रता ठीक है। प्रस्तावना के अनुसार संवैधानिक मूल्य एक नागरिक की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करता है। समानता तो होनी चाहिए, बंधुत्व भी होनी चाहिए, स्वतंत्रता को लेकर इसमें थोड़ा सा डाउट होगा, क्योंकि न्याय जो है सभी व्यक्ति को मिलनी चाहिए। समानता, स्वतंत्रता में कुछ नियम रोक कानून भी है, तो स्वतंत्रता इसका मुझे लग रहा है कि राइट आंसर होना चाहिए बी। समानता तो सबके लिए सुनिश्चित करता है संवैधानिक मूल्य एक नागरिक के लिए, कि सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, न्याय भी दिया जाएगा, किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, बंधुत्व भी स्थापित करना होगा सभी के बीच जो है। ये मौलिक कर्तव्य में भी इसका जिक्र किया गया है। तो इसका जो है स्वतंत्रता ज़्यादा है, मुझे लग रहा है कि ये नहीं होगा। थोड़ा सा कमज़ोर ऑप्शन है, ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन थोड़ा सा उस अन्य की तुलना में कमज़ोर है, क्योंकि इसमें कुछ लिमिटेशन है, आपातकाल स्थिति में कुछ कमियां आ जाती हैं। तो ये ज़्यादा है, या तो बी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैं मानता हूँ, डी भी हो सकता है, लेकिन बी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे। अब ऑफिशियल आंसर की दिया होता तो मैं इसका ज़रूर बता देता, लेकिन वो जारी नहीं करते हैं। ठीक है, 94 देख लीजिएगा। 95 में ये जो है यूनाइटेड किंगडम निर्जातीय राजनीतिक विवाद संघर्ष से संबंधित है। ठीक है, ये बेसिक जो है आपका, जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसका प्रश्न है ये। 8th क्लास और 9th क्लास की जो वर्ल्ड हिस्ट्री की किताबें हैं उसमें जो है आपको मिलेगी, या पॉलिटिकल सिस्टम की जो किताबें हैं उसमें मिलेगी आपको। ये है जंगल को काटकर। हाँ, ये देखिए कितने आसान, बहुत आसान क्वेश्चन है। थोड़ा सा ये तरीके से घुमा देते हैं प्रश्न को। किस प्रकार की कृषि में जंगल के कुछ हिस्से काटकर जला दिया जाता था तथा उस हिस्से में फसल उगाई जाती है? बीज राख में पहली मानसूनी बरसात के बाद बोए जाते हैं तथा फसल अक्टूबर-नवंबर में काट ली जाती है। देखिए, ये झूम कृषि की बात हो रही है। झूम कृषि में क्या होता है कि जो ट्राइबल एरिया होता है वहाँ पे जो आदिवासी समूह है वो जंगलों के एक हिस्से को काट देते हैं और उसे काटने के बाद वहाँ पे खेती करते हैं, और फिर जो है जब उनकी फसल हो जाती है तो वो अगली बार किसी अन्य हिस्से में चले जाते हैं नए प्रकार से कृषि करने के लिए। तो इसका आंसर झूम कृषि है। 8th की जब आप NCERT पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग प्रदेशों में झूम खेती का अलग अलग नाम दिया हुआ है ज्योग्राफी के NCERT में। उसे आप लिख लें, नोट कर लें और उसे याद करने की कोशिश करें। चलिए 97 में आते हैं। तर्कवाद शब्द से आपका क्या तात्पर्य है? देखिए, ये कहीं आपको किताब में नहीं मिलेगा। ये लॉजिक को पूछा गया है कि आप लॉजिक से क्या समझते हैं। ठीक है, तर्कवाद क्या होता है? तर्कवाद का मतलब है कि आप जो है अपने आस्था को, अपने नॉलेज को, जो है आस्था को, अपने विश्वास को, इन सबको थोड़ी देर के लिए हटा दें और जो जिस विषय में पूछा गया आपसे उसे आप जो है साइंटिफिक वे में सही गलत का सोचते हुए उसे परखें कि ये सही है या गलत है। तो विज्ञान तथा तर्क में यह विश्वास करता है जो चीज़ें प्रमाणित कर दी गई हैं उसमें तर्क जो है प्रामाणिकता को विश्वास करता है, उसमें रूढ़िवादिता, आस्था, रीति रिवाजों को, निरपेक्षता को, इस सबको नहीं माना जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है ये होना चाहिए। ठीक है, देखिए इसका 3 जो है क्वेश्चन मैंने जैसे बताया कि इसका पहला पेज मुझे नहीं मिला, तो पहला पेज और लास्ट पेज जुड़ा हुआ होता है, तो इसके लास्ट के 3 प्रश्न मेरे पास नहीं है। जितना था मैंने इसे व्यवस्था करके आपके लिए डाल दिया है ताकि आप लोगों को हेल्प मिले।
और मैं आप लोग को ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर सकूं जो कहीं आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जो हैं इसे अच्छे से पढ़ लें, और थोड़ा सा स्पीडली अगर हुआ होगा तो आप इसे पॉज कर कर के आराम से देखें और जो जो प्रश्न है उसे सोल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए कुछ जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। और जो DU का B.Ed की नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आई है, आई थिंक 20-22 तक आएगी, क्योंकि कुछ कारणों से जो है यूनिवर्सिटी के वेबसाइट को अपडेट किया जा रहा है, तो इसलिए अभी उसमें लेट है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।